गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम 9th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक का पहला अध्याय जो कि फ्रांसीसी क्रांति है उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 की एक घटना है। आपको यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसे जानने को अच्छे तरीके से मौका मिलेगा और यहीं से आप पहली स्वतंत्रता की शुरुआत कह सकते हैं। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, पहली बार यहीं से स्वतंत्रता की स्थापना हुई थी। इसके बाद ही आप जब देखेंगे कि भारत, अमेरिका और बहुत सारे अन्य देशों में स्वतंत्रता की स्थापना हुई। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। इसके पीछे छोटी सी स्टोरी भी दी गई है जो कि मैं आपको बताऊंगी। पहले चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। यह जो घटना है यह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियों चलाने का आदेश देने वाला। लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करते गए। तो चलिए पहले इसे समझते हैं कि ये घटना हुई क्यों और कैसे हुई। यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी प्रतंत्रता के विरुद्ध। मतलब जो वहाँ के नागरिक थे उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। और यह जो घटना है इसकी शुरुआत हुई लुई 14वां के समय से। उस समय जो है लुई 14वां जो है यहाँ का राजा हुआ करता था। वो आतंक का राज्य कहलाता था क्योंकि राजा केवल अपनी मनमानी करता था। वो अपने तरीके से ही जनता पर शासन करता था और केवल अपने फ़ायदे के लिए। उसने समाज को बहुत सारे वर्गों में बांटा हुआ था, जिसमें उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग आते थे। उच्च वर्ग के लोगों का शासन ज़्यादा होता था। राजा अपने शान और शौकत के लिए जनता से मनमाना कर वसूला करता था। उसके अलावा जो है वो एक ऐसा दंड रखा हुआ था जिसके कारण जनता उसका विरोध नहीं कर पाती। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक गुलेटीन नाम का हथियार था जो डॉक्टर गुलेटीन के नाम पे बनाया गया। यह एक ऐसा मतलब भयानक हथियार होता था जो लकड़ी के दोनों बीचों बीच में एक धारदार हथियार होती थी जो रस्सी के साथ टंगी होती थी और जो भी राजा के विरुद्ध विरोध करता था उसे उसी गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता था। और वो होता क्या था, इसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया है कि गुलेटिन 2 लकड़ी के खंभों के सहारे बीच में टंगी होती थी और गर्दन वहाँ पे रखकर बीचों बीच क्या किया था, हलाल कर दिया जाता था। तो इतना भयानक मतलब सजा की जो प्रथा दी गई थी, इस कारण जो है वहाँ कोई विरोध नहीं कर पाता था। लेकिन आतंक का राज्य कब तक चल पाता, तो एक दिन बहुत सारे लोगों ने, मतलब फ्रांस के लोगों ने राजा के विरुद्ध क्या किया, आक्रमण कर दिया। वही घटना यहाँ पे बताया गया जो कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी सुबह पेरिस नगर में। सुबह में ही आतंक का माहौल छाया हुआ था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे, क्योंकि जो राजा था वो बहुत सारे लोगों को पकड़ कर अपने मतलब जेल में रखा हुआ था और वहाँ किसी को जाने नहीं देता था। तो लोगों का अब जो है संयम टूट गया था और लोगों ने घुसकर जो है एक टाउन हॉल होता था वहाँ पे सारे लोग एकत्रित होकर अपने लोगों को जेल से आज़ाद करवा दिए। और उसी समय जो है राजा को भी पकड़ लिया गया और उसकी एक पत्नी थी मेरी एंटोना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये एक छोटी सी घटना है समझाने के लिए। आपको जितनी बातें मैंने अभी बताई है वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए आप समझ गए होंगे थोड़ा, अब हम इसे समझने का आगे भी प्रयास करते हैं। अंततः सैकड़ों लोगों का एक पेरिस नगर पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किला, जहाँ पे राजा रहा करता था, कि जेल को तुड़वा डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। लोगों ने घुसकर वहाँ पे राजा की सारी चीज़ों को हथिया लिया और हथियारों को कब्जे में करके सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़वा लिए गए। जैसा कि आपको मैंने बताया, वहाँ पे केवल संख्या 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, क्योंकि लोग बहुत नफरत करते थे राजा से, क्योंकि राजा अच्छा नहीं था और आतंक फैलाता था, केवल अपनी मनमानी करता था। उसे जनता से कोई भी मतलब नहीं था, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता था। इसीलिए वो जो गिलोटीन नाम का हथियार था जिस पर वो लोगों को सूली चढ़ा दिया जाता था, उसी पर राजा को लास्ट में टांग दिया जाता है और राजा का अध्याय समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती है। यही क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कहलाती है, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। और क्या किया गया, तो चलिए अब जो दिया गया इसे समझते हैं। इसके लिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में लोगों को बेच दिए गए, जो कि ध्वंस और बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। मतलब अब सब लोग जो है स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। जब फ्रांस में ऐसी क्रांति हो गई तो आसपास के छोटे देश भी आज़ाद होने के लिए संघर्ष करने लगे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध करती है। आप सोच सकते हैं, पाव रोटी सबके यहाँ बहुत सस्ती होती है, लेकिन उस समय फ्रांस में लोगों को खाने की दिक्कत थी और
जो डबल रोटी यानी कि ब्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा था, इतना था कि लोग खरीद भी नहीं सकते थे। इस कारण बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआत करियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ तो आपको मैंने समझा ही दिया स्टोरी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको वही किला है बास्तिल का जहाँ राजा लुई 14वां रहता था। देखिए ये वो घटना है जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे जो है बास्तिल के किले को बाहर से घेर लिया गया है, पूरी तरीके से उस पर आक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि बास्तिल जो किला है उसको ध्वंस कर दिया गया है। और ये जो है के बाद चित्रकार इस घटना को याद में एक चित्र बनाए। वहाँ के चित्रकार लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते थे, जिस कारण उन्हें स्वतंत्रता मतलब पाने में आसानी हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ते और पढ़ते हैं इस चैप्टर का आरंभ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया उन्हीं सारी चीज़ों को आपको जानने को यहाँ मौका मिलेगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की क्या स्थिति थी जब राजा नया नया बना था। सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। वही लुई 16वां जो आतंक का राज फैलाया था 1774 में, वो किस वंश का था? बुर्बो वंश का। आपको ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लुई 16वां किस राजवंश का था, तो वो बुर्बो राजवंश का था। कब गद्दी पर बैठा? तो 1774 में। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और वो विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोने से हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि राजकुमारी कौन थी और उसका नाम क्या था, वो कहाँ की रहने वाली थी। राज्यरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूली खर्चों का बोझ अलग था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इसी युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज बढ़ गया था, जो कि जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता में अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्च जैसे कि सेना के रखरखाव, दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट में बटा था और केवल 3 स्टेट के लोग ही जनसाधारण की कर को अदा कर देता है। अब चलिए इसके पीछे समझते हैं कि घटनाक्रम क्या था। जिस समय लुई 16वां यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था 1774 ईस्वी में, उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय उसका विवाह भी हो चुका था, वो 20 साल का था केवल। तो जब उसने फ्रांस की स्थिति देखी ना कि बहुत ख़राब है और फ्रांस का जो ऐतिहासिक दौर था मतलब पीछे जो बीत चुका था वो उतना वो उस समय युद्ध में ही युद्धग्रस्त था। इस कारण जो है फ्रांस पे काफ़ी ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ था। तो इसीलिए इन सब स्थिति को देखते हुए लुई 16वां ने अपनी एक रणनीति बनाई, राजनीति योजना, जिसके तहत उसने 3 स्टेट तैयार किए। इसमें कि प्रथम स्टेट में वे लोग आते थे जो रईस होते थे। उसके अलावा आपको उन्हीं लोगों को सौंपा गया था कर का जिम्मा, ताकि राजा जो है एक बास्तिल का किला था, उसके अंदर जो है वर्साई का महल भी था, उसको उसकी रख रखाव के लिए राजा रानी के शान शौकत के लिए जो पैसे चाहिए होते थे वो जनता से ही कर वसूला जाता था। और बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं आपको किसी भी तरीके की दया माया राजा में बिल्कुल भी नहीं थी और वो केवल कर को ही अपनी साधन मानता था। चलिए ये जो हमने आपको स्टेट के बारे में बताया था उसे समझ ले कि 3 भागों में इसको कैसे बांटा गया था। तो चलिए अब इसे देखते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये स्टेट का समाज जिसको राजा क्या किया था, समाज को बांट दिया था। इसमें तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब भी है। अब इसे चित्र की भांति से हम समझते हैं। ये प्रथम स्टेट है जिसमें आप कौन आते थे? पादरी वर्ग आते थे, ये राजा के वर्ग के होते थे। दूसरे में कुलीन वर्ग आते थे, इसको भी राजा अपने संरक्षण होता था। ऊपर में जो पादरी वर्ग है उसको राजा ही कार्य देता था। तो द्वितीय स्टेट में जो कुलीन वर्ग आते थे उनको भी राजा के द्वारा कार्य सौंपा जाता था। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे। और उसके बाद किसान, कारीगर आते थे और छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर नौकर आते थे। आप यहाँ देख के समझ सकते हैं जो बड़े वर्ग के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब अधिकार दिए गए थे राजा के द्वारा। फिर द्वितीय वर्ग में तो कुलीन वर्ग, उनको भी अधिकार दिए गए थे, लेकिन तृतीय स्टेट बस नाम के थे, इनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया गया था। इनका बस एक ही काम था, जो कर लिया जाएगा उसको देना है और राजा का किसी भी तरीके से विरोध नहीं किया सकता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 ईस्वी के पहले फ्रांसीसी सामाजिक संस्थाओं के लिए होता था। यहाँ पे चित्र 2 दिया गया जिसको हमने आपको समझा दिया, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है।
पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसान की संख्या बहुत कम थी। किसानों को ज़मीन का हक तो दिया गया था, लेकिन ये मालिकाना हक नहीं थे। मतलब उनको जो है सारे के सारे कर देना पड़ता था सामंतों को, पादरी को। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यहाँ पे जो चर्च था ना, जिसमें कुलीन और पादरी रहा करते थे, वो जनता को मतलब एक तरीके से टॉर्चर करते थे कि अगर तुम कर नहीं दोगे या फिर चर्च की भरपाई नहीं करोगे तो तुम्हें इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें श्राप मिलेगा आदि। इस तरीके से लोगों को डरा धमका कर उनसे कर वसूला करते थे। प्रथम 2 स्टेट में कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोग कुछ को विशेष अधिकार था, मतलब ये जन्म से विशेष अधिकार होते थे कुलीन और पादरी वर्गों को। इनका मतलब ये जन्म उपरांत चलते थे, जैसे कि अगर है पादरी वर्ग में कोई पंडित तो फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, मतलब जन्म का अधिकार होता था। इसमें किसी नए व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार थे राज्य को दिए जाने वाला कर। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि जो कर होते थे वही माध्यम होते थे वहाँ के राजा का, मतलब वहाँ के खर्चा पानी चलाने का, राजा की शान शौकत। वहाँ पे एक छोटी सी घटना एक इतिहासकार ने लिखी है कि जो रानी एंटोना थी वो अपनी सैंडल वगैरह और कपड़ा वगैरह जो है बाहर से मंगाती थे। उनके इस पैसे का खर्च का वहन जो है वो गरीब जनता किसान से लिया जाता था। इसके अलावा वह किसानों से सामंती कर वसूलते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, घर एवं खेतों में काम करने, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाधित हैं। चर्च भी किसान से करों का एक हिस्सा जो है वो टाइद लिया करता था। ये धार्मिक कर था। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, मतलब जैसे कि मुस्लिम सब हो गए वो हज करने जाते हैं, हिंदू सब हो गए वो मंदिर में जाते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पे जो किसान होते थे चर्च को कर देते थे, जिसका नाम टाइद कर था। ये क्या था? एक धार्मिक कर था। ये भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि टाइद क्या था, तो वो धार्मिक कर था। अब उसके बाद जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे कर थे। ऊपर के तीसरे स्टेट में तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल भी था, जिसको प्रत्यक्ष कर कहते थे, और अप्रत्यक्ष कर। यह किसी न किसी तरीके से किसान को वहन करना ही पड़ता था, सरकार को देना ही पड़ता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। आप देख सकते हैं कि नमक जैसी चीज़ों पर भी कर लगाया गया और तंबाकू जैसी चीज़ों पर भी, जो कि डेली उपयोग उस समय की जाती थी। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो है करों के माध्यम से, मतलब राजा का क्या काम होता था, केवल कर वसूलना। और कर तो वसूलता था लेकिन वो केवल अपने खर्चों पर, जनता का इसमें से 1% भी खर्चा उनके ऊपर नहीं किया जाता था। चलिए अब इसको समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ आपको दिए जा रहे हैं कुछ नए नए शब्द, इनको हम समझते हैं अच्छे से। चलिए समझे। जैसे कि लिब्रे है। लिब्रे क्या है? फ्रांस की एक मुद्रा है जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। मतलब यह उस समय लिया गया था जिस समय फ्रांस युद्ध से जूझ रहा था। उसके बाद जो है लिब्रे को क्या कर दिया गया? 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद स्टेट क्या होते थे? क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता को, सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाला श्रेणी। मतलब जो राजा था वो समाज को स्टेट यानी कि वर्गों में बांटा हुआ था। आप इसे समझ सकते हैं कि वर्ग में बांटना। स्टेट का अर्थ क्या है? वर्ग में बांटना और हैसियत के हिसाब से। जैसे कि किसान सबसे कमज़ोर है तो उनको एकदम नीचे वर्ग यानी कि तीसरे स्टेट में रखा गया है। पादरी और कुलीन को ऊपर के वर्ग में रखा गया है। वैसे यहाँ दिया भी गया है कि पादरी क्या होते थे? चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति होते थे। ये जनता से टाइद नामक कर, जो कि धार्मिक कर कहलाता था, वो लेते थे। उसके बाद वही आगे दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, यानी कि टाइद। टाइड क्या था? तो टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था। यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। मतलब जितना कृषि से लिया जाता ना वो धार्मिक कर ज़्यादा होता था। मतलब ऐसे किसानों को देना पड़ता था। तो वो धर्म के काम में भी, मतलब अगर मान लीजिए कि राजा उन्हें प्रताड़ित कर रहा है और वो चाहते हैं किसी तरीके से शांति की स्थापना करना, तो राजा उन्हें वहाँ भी सुकून से नहीं रहने देता था। जो चर्च के पादरी होते थे वो जनता से कर वसूला करते थे। टाइल जो था वो सीधे राज्य को किया जाने वाला कर था, मतलब हर आदमी को ये कर वहन करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि बेचारा गरीब अनाज, फल जैसा सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हुआ, उनको एक नज़र देखता तक नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो कि गरीब है, और यहाँ पे वही सामंत आपको दिख रहा होगा जो कि अमीर जैसा बना बैठा हुआ है, तन के एकदम। बेचारा गरीब उतनी मेहनत करता है और जो भी वो कमा के लाता है, एक तो पैसा भी सरकार को देना पड़ता था, उसके अलावा जो फल हैं, अन्न है, वो भी ले लिया जाता था। बताया कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया होगा। ये आप खुद भी सोचें कि मकड़ा क्या होता है? वो एक
जाल की तरह बुनता है ना, और वहाँ पे लोग आसानी से मतलब क्या कहते हैं फंस जाते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े उनके खाने होते हैं। उसी तरीके से कुलीन व्यक्ति को किसके अनुसार, मकड़े के अनुसार व्यक्त किया गया। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सोच कर बताएं कि किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया होगा। आप भी अपनी सोच को बढ़ाएं और हमें बताएं। चलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान क्या है, एक मक्खी है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि मक्खी मतलब एकदम तुच्छ सा प्राणी होता है जो कि हर जगह मतलब बैठ जाता है कहीं कहीं आके, मतलब उसका क्या कहते हैं कोई जैसे कि मतलब कोई पहचान नहीं होता, मक्खी है ऐसे उड़ा दो ऐसे बोलते हैं, तो मक्खी कहीं भी चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि शैतान को जितना दो लालच उसका उतना ही बढ़ जाता है, मतलब उसको जितना दिया जाए ना वो उसके लिए कम ही है। यहाँ पे मकड़ा और मक्खी, मकड़ा जो है वो कुलीन के लिए और मक्खी जो है वो किसान के लिए प्रयोग किया गया है। ये एक अनाम उत्कीर्ण चित्र है। अब जीने का संघर्ष, चलिए इसे आगे समझते हैं कि ये क्या था। तो जीने का संघर्ष क्या था, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 हो गई। उसके पीछे क्या रीजन था, देखिए 1715 ईस्वी तक किसका शासन था, लुई 16 का। तो जब तक वो था तब तक क्या थी, 2.3 करोड़ की जनता थी। लोग को खुद खाने के लिए नहीं हो पा रहा था, वो अपने बच्चों को आगे कैसे खिलाते। और बहुत सारे ऐसे मतलब जनता थी जो कि अपनी जान जो है वो किसी न किसी कारण खो देती, जैसे कि राजा बहुत ज़्यादा कर ले रहा था उस कारण, और अगर बंदी बना लिया गया या राजा के मतलब दुष्ट सजा के कारण, जो उसका आतंक का राज्य था उस कारण जो है लोग अपनी जान भी खो देते थे। इस कारण उस समय 2.3 करोड़ होगी जनता, ये जनता की जनसंख्या, और 1789 में 2 करोड़ हो गए। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना उसमें काफ़ी मांग तेज हो गई। उस समय लोग भूखमरी से भी मर रहे थे क्योंकि जो ब्रेड था उसका दाम बहुत ज़्यादा था। अधिकांश लोगों ने मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हो गई, जैसे यहाँ लिखा गया अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जाती। स्थितियाँ जब और बदतर हो जाती तो सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि फ्रांस में स्थिति बहुत ही खराब थी। एक तो राजा का आतंक, दूसरा सामंत वगैरह का आतंक जो है जनता से और किसानों से कर वसूला करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मजदूरों को डबल रोटी की फैक्ट्री में काम करवाया जाता और बदले में उन्हें अच्छा वेतन भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर महंगाई बाजार में बढ़ जाती थी तो महंगाई को देखते हुए किसान और जनता के मतलब वेतन में किसी भी तरीके से बढ़ोतरी नहीं की जाती और न तो उससे कटौती की कर ली जाती थी। तो एक तो लोगों के भूखे मरने की हालत थी, दूसरा क्या था कि अगर गलती से भी फ्रांस में सुखाड़ वगैरह पड़ गया या बाढ़ जैसी स्थिति आ गई तो सरकार या राजा किसी भी तरीके से उनको सहायता नहीं देती थी, बदले में उनसे कर उतना ही लेती थी। तो इसी तरीके से आप देख सकते कि फ्रांस की जीविका क्या थी, संकट में थी, जो कि उसके लिए आम बात थी। अब चलिए यहाँ पे कुछ नए शब्द जिसको हम समझें, आप लोगों को दिक्कत होती होगी जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए समझते कि जीविका संकट क्या है, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए। मतलब जब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों में भी दिक्कत आने लगे कि हमें ठीक से मतलब एक टाइम का खाना भी नसीब ना हो, रहने के लिए स्थान भी ना हो, और क्या कहते हैं काम करने के लिए भी कोई मतलब व्यापार ना हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीविका संकट का नाम देंगे। अनाम क्या होता है, जिसका नाम मालूम ना हो, जैसे कि राजा कब क्या कर दे, मतलब किस तरीके का कर बढ़ा दे, ये अनामी हो गया। तो क्या हो गया, जिसका मूल नाम नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अनाम। नाम जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते उसका नाम अनाम। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होती थी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, ये हो गया खराब फसल। अब आगे बढ़ते हैं। अब गरीब गुरबा पाव रोटी खरीद नहीं पाएंगे, और अगर नहीं खरीद पाएंगे तो क्या हो जाएगी, महामारी आ जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। अब उसके आगे क्या है, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। जीविका संकट का ये चक्र है जो कि हमेशा चलते रहता था। खराब फसल हुई, लोगों को पाव रोटी भी नहीं मिल रहा है, और इससे क्या होती थी, महामारी पैदा होती थी। यही चक्र जो है कंटिन्यू चलते रहता था, यही जीविका चक्र का एक संकट है। ऐसा मतलब जो है डाटा आप लोग भी अपने मन से बना सकते हैं। उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारियों के अंत की कल्पना। अब चलिए इसे आगे पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियाद बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचार के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिससे फैलते समुद्रीय पारीय व्यापार और ऊनी कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर ही संपत्ति अर्जित कर ली। ऊनी और रेशमी कपड़ों का यह निर्यात किया जाता था और समाज में
समृद्ध लोगों से खड़े थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी समूह के पास अपना जन्म विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित और समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की अपने टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में। चलिए पहले इसे हम समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, उभरते मध्यम वर्ग ये विशेष अधिकार के अंत की कल्पना। इसका अर्थ यह है कि जिस समय फ्रांस में आतंक का राज्य उत्पन्न था और राजा मनमाना कर वसूल रही थी, चारों तरफ जो है वो भूखमरी व्याप्त थी, उसके बाद लोग मर रहे थे, यहाँ पे अकाल की भी स्थिति हो गई थी। यहाँ तक कि जो डबल रोटी वो सस्ते दामों पर बिकती तो वो भी महंगे दामों पर मिल रही थी, जिसके कारण लोग भूखे ही मर रहे थे। अब इसके पीछे क्या तात्पर्य, तो राजा की साजिश, राजा का आतंक, राजा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता था और जो सामंत पादरी होते थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। तो इस समय जो समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। जो सबसे नीचे वर्ग के लोग आते थे, निम्न वर्ग के लोग, उसमें कुछ किसान तो थे, उसके अलावा पढ़े लिखे लोग जैसे कि डॉक्टर, वकील तो और दार्शनिक लोग। तो इन लोगों के कारण क्या है कि इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो राजा का बनाया गया कालक्रम था उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनका मानना था कि जैसे कि कुलीन और पादरी को जन्मजात विशेष अधिकार प्राप्त है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सारे लोग क्या होते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए जो इंसान होते हैं वो एक समान होते हैं, इसीलिए किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। हम उत्सव या त्यौहार को समान रूप में मनाएं और ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ के दार्शनिकों ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई और जो किसान थे और जनता थे उनके द्वारा जो भी समस्याएं थी उनको लड़ने में वकील लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बात को राजा के सामने पेश किया गया, अदालत के सामने पेश किया गया। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं आपको दार्शनिक थे, वकील थे, इन लोगों की मुख्य भूमिका थी। उसके अलावा जो चित्रकार और पत्रकार थे उन लोगों ने भी न्यूज़पेपर वगैरह में छाप कर और चित्र के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। आप आगे भी देखेंगे कि आगे चलकर जैसे कि यहाँ पे 2 इतिहासकार का नाम आप देख रहे होंगे, 2 दार्शनिक का नाम जॉन लॉक और रूसो। ये दोनों महान दार्शनिक थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया कि वो जो है इस आतंक के राज्य का विरोध करें और लड़ें। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें अधिकार मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसे समझते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थानों को भरें। खाद दंगे, उसके बाद अन्न भाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर। यहाँ पे जो क्रियाकलाप दिया गया है ये आपको ऊपर की चित्र की ओर दिया गया है। यहाँ पे आपको हम थोड़ा से हिंट तो दे देंगे, लेकिन आप खुद भी इसे कोशिश करिएगा भरने का। जैसे कि यहाँ पे खाद्य दंगे, अन्न भाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर। कमजोर शरीर कब होगा, जब हमें खाना नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे उसे फील कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि खराब फसल का स्थिति होगा तो क्या होगा, अनाभाव होगा। उसके बाद खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से क्या आ जाएगी, महामारी आ जाएगी। तो आप इसे समझें और खुद भी भरें और हमें अगले बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जॉन लॉक ने राजा के दैवीय अधिकार, निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और उसको इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अब जानने लायक बात यह है कि राजा जो है अपनी शक्ति को देवी का अधिकार बताता था। वो कहता था कि मैं लुई 16वां, मैं ऐसा राजा हूँ जो मुझे देवीय अधिकार प्राप्त है, देवी शक्ति प्राप्त है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे ये अधिकार जो है देवी शक्ति के द्वारा दिया गया। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड था। तो इस घमंड को चकनाचूर करने के लिए यहाँ के जॉन लॉक और जॉन रूसो ने इन दोनों ने मिलकर इसका खंडन किया और बताया कि ऐसा जो राजा कहता है देवी अधिकार के बारे में, ये सरासर क्या है, गलत है। जनता इस बात को सुनते हुए आगे बढ़ी और जनता के मन में कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति स्वतंत्रता का विचार यहीं से पनपना आरंभ हो गया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित प्रस्ताव रखा कि हम सरकार और जनता के बीच जो है एक अनुबंधन पत्र बनाएंगे। जैसे मॉन्टेस्क्यू, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा कि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये एक पुस्तक का नाम है जो कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है और ये जीके वगैरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही है कि सरकार ने किस तरीके से सत्ता
का विभाजन किया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन को खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इस मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों ने अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी की प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउस व सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। अब चलिए इसे समझते हैं कि इसके अंतर्गत कहा क्या जा रहा है कि जिस समय यहाँ पे दार्शनिक लोग अगर रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों के विचारों ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। राजा के बारे में, राजा की जो मतलब बुराइयाँ थी और जो राजा मनमाना अपना अधिकार जनता पर डाल रहा था उसका विरोध किया जा रहा था न्यूज़पेपर के माध्यम से। न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ छापे जाते थे उनको जनता के समक्ष जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता था और बहुत सारे नारे भी लगवाए जाते थे ताकि जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो सुनकर इसे समझ सके और अपने देश के प्रति उन्हें स्वतंत्रता की भावना को उत्पन्न किया जा सके, अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न किया जा सके। यही इसके पीछे यही कारण था कि ये तीनों दार्शनिक यही चाहते थे कि राजा के विरुद्ध जो है लोगों के मन में अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा उठे और लोग जो है इसका बहिष्कार कर सके, क्योंकि जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक जो है हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उसके लिए उन्होंने एक कारण भी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब घटना घटी तो उसके 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन को छोड़ के जाना पड़ा था। तो जब अमेरिका आज़ादी ले सकता है तो हम भी इससे आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है फिर से न्यूज़पेपर के माध्यम से एक घटना छपी कि राजा जो है फिर से अपनी निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता। तब लोगों में राजा के प्रति गुस्सा पनपना शुरू हो गया। यहीं से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावना और अपने देश के लिए स्वतंत्रता की भावना जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वितरण। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के समय याद करते हुए 1793 में अपने एक मित्र को लिखा कि मैं पेलेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वह मुझे महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं जन्मजात कुलीन नहीं था और मेरा कोई संरक्षण नहीं था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका और मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि जब मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा नहीं था तो पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया और व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया ही, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि मतलब अपने बारे में बता रहा है। चलिए इसे हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जॉर्ज डाल्टन, उसने बताया कि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी अच्छी नौकरी नहीं पा सका। वो सेना में जाना चाहता था लेकिन वो इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो जन्मजात कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग से संबंधित नहीं था। तो आप सोच सकते हैं उसके बाद जब वो पढ़ाई पूरी करके आया तो उसके जो रईस मित्र थे उन्होंने क्या किया, तो इससे अपना मुँह मोड़ लिया क्योंकि उसके जेब में एक कौड़ी पैसा भी नहीं थी, एक सू जिसे कहा गया यहाँ पे। तो आप उस समय समझ सकते हैं कि लोगों के पढ़ने का भी कोई महत्व नहीं रह जाता था क्योंकि यहाँ पे जो राजा का शासन था उस कारण आम लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी हक नहीं दिया हुआ था। आगे चलकर यही सारा चीज़ जो है कारण बना और फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य कारण ये सब भी रहा होगा जिस कारण फ्रांस जो है फ्रांस में स्वतंत्रता लोगों के माध्यम से ही आ सकी। आर्थर यंग के नामक एक अंग्रेज ने 1787-1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा के अपने एक वृत्तांत में लिखा कि इस वृत्तांत में उसने यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलाम खास तौर पर उसके साथ बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है। उसमें से मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती है, उसमें से बेहतर जो बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी की अपहरण या बेटे का गला दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। इस यहाँ जो मतलब सेकेंड पैराग्राफ में आपको दिया, ऑथर यंग नामक एक व्यक्ति है जो कि एक अंग्रेज़ था। उसने जब यात्रा की 1787 से 1789 तक में फ्रांस में, तो उसने यह बताया कि यहाँ लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। वो अपने गुलामों के साथ बद से बदतर व्यवहार करते थे और यहाँ पे किसान और जनताओं के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। यह देखकर वो बहुत आहत हुआ और यह कहा कि वैसे लोग जो ऐसा हरकत करते हैं, जो मतलब कोई भी अगर व्यक्ति होता है वो बुरा काम करता है तो उसका जो मन है उसको कहीं ना कहीं अंदर से उसकी आवाज़ आती है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए और हमें गिल्टी महसूस होती है। तो वह बता रहा है कि अगर ऐसे लोगों को गिल्टी महसूस नहीं होती है और उसे किसी बात का दुख नहीं है तो उनके बेटा और बेटियों का अगर गला भी रेत दिया जाता है या अपहरण के बाद तो उन्हें किसी का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए और वो लोग केवल दूसरे का मजाक उड़ाने के ही पात्र हैं।
तो उनके मन में दया नहीं थी, इस कारण वो ऐसा काम करते रहे। यहाँ पे क्रियाकलाप दिए, यहाँ पे यंग का क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों का उनका आशय है, ये किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1789 में किन खतरों का आभास हो रहा था। और यही मतलब बहुत सारे खतरे थे कि वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है, वहाँ हमें किसी भी तरीके की स्वतंत्रता नहीं दी गई, और जो इंसान है उनकी स्थिति जानवरों से भी खराब है। वहाँ खाने के लिए भी अच्छे खान पान नहीं है, वहाँ घूमने के लिए भी लोग मतलब क्या है, स्वतंत्र नहीं है। मतलब आप स्थिति वहाँ देख के भयावह हो जाएंगे कि कैसी स्थिति वहाँ की थी। तो यही जो है मतलब व्यक्ति हैं यंग, वो संदेश देना चाह रहे हैं कि गुलाम कैसे थे और उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, और 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास हो रहा है कि अधिक समय तक जनता इन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करेगी। आगे चलकर हमने देखा भी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस को स्वतंत्रता मिल जाती है और राजा का जो है वो अंत हो जाता है। चलिए, ये वीडियो का पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 को अगले दिन देखेंगे। अब हम इसे समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप के व्यू हमें बहुत मिले हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, और इससे हमें अच्छा लगेगा और हमारे काम को भी। लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। चलिए, पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। तो चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू।